Hi everyone, I hope all of you are doing well. So today we are going to start another unit of our syllabus, that is stereochemistry. स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारे पास एक ऐसी यूनिट है जिसके डायरेक्ट क्वेश्चंस जो कंसेप्ट्स हम यहाँ पढ़ेंगे उनसे तो आएंगे ही आएंगे, एज वेल इस यूनिट की जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको थ्रू आउट द केमिस्ट्री देखने को मिलती हैं, स्पेशली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री का हमारे पास जो मोटिव है वो मोटिव क्या है कि कोई भी कंपाउंड अपने 3 डायमेंशन में कैसे एग्जिस्ट करता है, स्पेस में कैसे एग्जिस्ट करता है, वो चीज़ को जानना ही स्टीरियोकेमिस्ट्री है। अब एक बहुत सिंपल से एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप किसी इंसान से बिल्कुल लाइव मिलके गए, आमने सामने मिलके गए, और एक आपने उसकी फ़ोटो देखी। सो ऑब्वियस सी बात है, जो आपने उसकी फ़ोटो देखी है और जो आप लाइव उससे मिलके गए हो, दोनों में फ़र्क तो होगा ना, क्योंकि फ़ोटो को हम उसका 2D स्ट्रक्चर और लाइव जो मिलके गया वो उसकी 3 डायमेंशन में एग्जिस्टेंस ऐसा मान सकते हैं। तो जब किसी भी मॉलिक्यूल को हम वाइट बोर्ड पे या पेपर पे लिखते हैं तो वो हमें सिर्फ 2 डायमेंशंस में नज़र आता है, ठीक है, बट वो मॉलिक्यूल एक्चुअल में स्पेस में कैसे प्रेजेंट होगा तीनों डायमेंशंस में, ये चीज़ को अगर हमें स्टडी करना है तो हमें किस टॉपिक को पढ़ना पड़ता है? स्टीरियोकेमिस्ट्री को, ठीक है। तो ये टॉपिक थोड़ा इमेजिनेशन के साथ रहेगा हमारे पास कि चीज़ों को आप जैसे बताया जा रहा है वैसे इमेजिन कर पा रहे हो या नहीं, और बहुत ईजी वे में हम यहाँ पे चीज़ों को सबको करेंगे, टॉपिक्स को करेंगे, सो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में। अच्छा, टॉपिक्स अपने पास क्या रहेंगे वो थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि इस यूनिट के अंडर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंडर सबसे पहले तो हम रिप्रेजेंटेशंस की बात करेंगे, जिसके बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं जीओसी में भी दे चुकी हूँ कार्बन से रिलेटेड। सो उनको हम यहाँ पे कम्प्लीटली एक बार फिर से देखेंगे, क्योंकि स्टार्ट रिप्रेजेंटेशन से ही होगा कि किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इन इट्स 3D स्ट्रक्चर। आफ्टर दैट हमारे पास बात आएगी एसिमेट्रिक सेंटर की, क्योंकि सारी बातें वहीं से स्टार्ट होने वाली है। कायरलिटी की, कायरलिटी के साथ कंसेप्ट आएगा मिरर इमेजेस का। फिर मिरर इमेजेस हमारे पास कैसे चेक किए जाते हैं, सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, वो सब हम सीखेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास, क्योंकि ये मिरर इमेज वाला कंसेप्ट जो है ना आगे बहुत सारे टॉपिक्स को लेके जाने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट हमारे पास है कन्फिग्रेशंस का। कन्फिग्रेशन में हमारे पास DL नॉमेनक्लेचर भी रहेगा, RS नॉमेनक्लेचर भी रहेगा, और RS नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, ठीक है, कहीं पे भी ज़रूरत पड़ जाती है तो इंपॉर्टेंट है। तो वो CIP रूल के अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी एंड ऑल फिक्स करेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे पास रहेंगी। देन इनैंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर चेकआउट कैसे करते हैं, एंड कन्फर्मेशंस, है ना, स्टेबिलिटी हमारे पास की एसाइक्लिक सिस्टम की, साइक्लिक सिस्टम की कौन कौन सी कन्फर्मेशंस बनती हैं। जैसे आप कहते हो कि साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म बनती है विच इज़ मोर स्टेबल, बोट फॉर्म इज़ लेस स्टेबल। तो ये सब चीज़ें हमारे पास शुरू से एंड तक सब कवर किया जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले किसके साथ? रिप्रेजेंटेशंस के साथ। और रही बात एप्लीकेशंस की, तो वो जब जैसे कोई भी टॉपिक करोगे आप, रिएक्शन मैकेनिज्म ही है या कोई और रिएजेंट्स वाला पार्ट है, नेमिंग रिएक्शन है, तो वहाँ पे हम बताते हैं कि अटैक अबव से हो रहा है, बिलो से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऑर्बिटल्स कैसे हैं। तो वहाँ सब जगह ये जो कंसेप्ट हम यहाँ सीखते जाएंगे उन सब की एप्लीकेशन मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर कर लेना है, कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशंस हमारे पास क्या होती हैं? रिप्रेजेंटेशंस हम क्या कहते हैं? दैट इट इज अ वे थ्रू विच 3D structure of any molecule is represented on 2D surface। यानी रिप्रेजेंटेशंस एक्चुअली है क्या? किसी भी तरीके से जब हम किसी मॉलिक्यूल के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को, जो उसका स्पेस में एक्चुअल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को जब 2D सरफेस पे, चाहे ये वाइट बोर्ड है, चाहे आपके पास जो पेपर है, नोटबुक है, ये 2D सरफेस पे जब हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे, जिस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे उन्हीं को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। और ये रिप्रेजेंटेशन के जो हमारे पास टाइप्स हैं जनरली, ये हमें यहाँ 4 तरह के मिलते हैं। आपके पास पहली है वेज रिप्रेजेंटेशन, जिसे वेज डैश रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है,
ठीक है, वेज रिप्रेजेंटेशन भी कह देते हैं, वेज डैश भी कह देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन है फिशर रिप्रेजेंटेशन। आफ्टर दैट हमारे पास है एक सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इस चीज़ को, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज न्यूमैन प्रोजेक्शन या न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, इनके बारे में मैंने आपको ये चीज़ ज़रूर बताई थी कि हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं हर रिप्रेजेंटेशन में, जिससे वो मिलके एक फॉर्म बनाते हैं। वेज डैश में क्या क्या रहता है, फिशर में क्या, सॉ हॉर्स में क्या, न्यूमैन में क्या। बट उसके साथ एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो ऑब्जर्वर है, जो इन मॉलिक्यूल्स को देख रहा है, वो किस एंगल से देखता है, उसके लिए क्या चीज़ें उसके पास हैं, क्या उससे दूर हैं। तो यानी ऑब्जर्वर की पोजीशन से, ऑब्जर्वर के एंगल से कैसे व्यू किया जाता है, वो आज हमारा मेन फोकस रहेगा इन रिप्रेजेंटेशंस के लिए, क्योंकि इनसे आप रूबरू पहले हो चुके हो, इनका इंट्रोडक्शन आप पहले देख चुके हो, बट इनको हम किस एंगल से देखते हैं वो चीज़ यहाँ पे जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करेंगे, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में जैसे आपको मैंने बताया था, हमें ये 3 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक सॉलिड लाइन होती है और एक ब्रोकन लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है ऑन द प्लेन, जो सॉलिड लाइन है उसका मतलब होता है अबव द प्लेन, और जो आपके पास ब्रोकन लाइन होती है उसका मतलब होता है बिलो द प्लेन। या फिर हम ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में बोलें तो हम इसे कहते हैं टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, सॉरी दिस इज ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन ही रहेगी ये दोनों तरफ, है ना। जो अबव द प्लेन है दिस इज टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एंड जो हमारे पास ब्रोकन है इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इट मीन्स हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जब किसी कार्बन एटम की बात हम वेज रिप्रेजेंटेशन में करेंगे तो उसमें हमें कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल सकती है। जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे है इथाइल, यहाँ है मिथाइल, यहाँ OH और यहाँ पे H। तो हम क्या कहते हैं वेज रिप्रेजेंटेशन में कि ये जो कार्बन है, अगर ये कार्बन इस बोर्ड पे प्रेजेंट है, क्योंकि हम इस बोर्ड को इस वक्त प्लेन मान रहे हैं, तो इथाइल भी इसी बोर्ड पे लेफ्ट साइड है, मिथाइल भी इसी बोर्ड पे राइट साइड है, ठीक है। मतलब दोनों हमारे पास यही प्रेजेंट है। बट ये जो OH है, इफ़ यू आर द ऑब्जर्वर देन दिस OH इज टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। ये स्पेस में कुछ ऐसे पड़ा होगा, और जो हाइड्रोजन है ये इस बोर्ड से भी पीछे होगा, ऐसे करके, है ना। ऐसे दोनों चीज़ें ऐसे प्रेजेंट होगी इफ़ इट इज़ टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, यानी इस पॉइंट को आप क्या मानो, ऑन द प्लेन। ये प्लेन वाली पोजीशन है, तो ये प्लेन से अगर ऐसे रहेगा ओरिएंटेड इट मीन्स इट इज़ टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये प्लेन से पीछे रहेगा इट मीन्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। या फिर आप इसको ऐसे भी मान सकते हो, अगर सपोज आप ये चीज़ प्लेन मानते हो तो एक चीज़ ऐसे अप रहेगी, एक चीज़ डाउन रहेगी, तो हम कहेंगे ये अप वाली चीज़ अबव द प्लेन, क्योंकि हमने इसको प्लेन माना है ना, दिस इज़ अबव द प्लेन एंड दिस इज़ बिलो द प्लेन। तो वो आपकी मर्जी है कि आप ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देख रहे हो या प्लेन के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, बट दोनों का मतलब एक ही है। तो अब आपके पास ये इथाइल और मिथाइल एज वेल ये कार्बन कहाँ प्रेजेंट है, तीनों चीज़ें ऑन द प्लेन। ये OH कहाँ है, अबव द प्लेन, ठीक है। और ये आपके पास हाइड्रोजन कहाँ है, बिलो द प्लेन। एक चीज़ और भी रहती है हमारे पास, कई बार ऐसे वेवी फॉर्म में भी शो किया जाता है। तो वेवी फॉर्म में अगर किसी सब्स्टिट्यूएंट को शो किया गया है इट मीन्स स्टीरियो इज़ नॉट डिफाइंड, स्टीरियो इज़ नॉट डिफाइंड, ये अलग केस है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, स्टीरियो इज़ नॉट डिफाइंड का मतलब है कि आपके पास वो सब्स्टिट्यूएंट अबव भी हो सकता है, बिलो भी हो सकता है, ऑन द प्लेन भी हो सकता है, कहीं भी भेज सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास फिक्स्ड है। तो वेव की फॉर्म में भी कई बार रिप्रेजेंट किया जाता है, सो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक कार्बन का तो क्लियर हो गया। अगर हमारे पास ऐसे मल्टीपल कार्बन है तो उनमें 2 तरह की रिप्रेजेंटेशंस हमें देखने को मिलती हैं। एक तो हमारे पास ये होगी जिसे हम कहते हैं जिगजैग फॉर्म या फिर स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। देखो स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है तो ये चीज़ का क्विक रिवीजन तो मुझे यहाँ पे पहले करना ही पड़ेगा।
अगर ये चीज़ मैंने यहाँ नहीं करवाई तो आगे बहुत सारी चीज़ों में फिर कन्फ्यूज़न हो सकता है, आपको GOC वाली लेक्चर को ओपन करना पड़ सकता है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे क्विक रिवीजन ज़रूर करवाऊंगी इन रिप्रेजेंटेशंस का। सो यहाँ ये हमारे पास देखो क्या देखने को मिल रहा है कि हर कार्बन पे 4 बॉन्ड, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है तो 4 बॉन्ड सब जगह कंप्लीट की जा रही है वैलेंसी। बट यहाँ क्या है कि एक बॉन्ड जो है ऑन द प्लेन, दूसरा उसके बिल्कुल एंटी है, दूसरा बिल्कुल उसके एंटी है, ठीक है, एंटी टाइप का रिलेशन देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके की फॉर्म को आप जिगजैग फॉर्म या फिर आप इसको कहते हो स्टैगर्ड फॉर्म, जिगजैग फॉर्म या फिर स्टैगर्ड फॉर्म। तो वेज रिप्रेजेंटेशन में जब मल्टीपल कार्बन्स रहते हैं तो या तो उसको ऐसे जिगजैग फॉर्म में शो किया जा सकता है या स्टैगर्ड फॉर्म में, या फिर एक कार्बन का जो ये बॉन्ड है ऑन द प्लेन, दूसरे कार्बन का बॉन्ड भी अगर सेम साइड है प्लेन पे, अगर सेम साइड है तो ये हमारे पास होती है कौन सी फॉर्म, एक्लिप्स्ड फॉर्म। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, एक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो ये बॉन्ड अगर इस तरफ था तो ये बॉन्ड भी बिल्कुल इसी तरफ है। तो अगर दोनों ऑन द प्लेन वाले बॉन्ड दोनों कार्बन के सेम साइड ओरिएंटेड है तो एक्लिप्स्ड फॉर्म। अगर अपोजिट साइड है, देखो इन दोनों कार्बन का ही देख लो, इसका यहाँ पे तो इसका अपोजिट, अगर एंटी है तो वो हमारे पास जिगजैग या फिर स्टैगर्ड फॉर्म। फ़र्क क्या होता है, फ़र्क इसमें ये है कि ये कार्बन भी ऑन द प्लेन है, ये कार्बन भी ऑन द प्लेन है, बट ये हमारे पास ऐसे एक माउंटेन की तरह बन रहा है। तो जो इस कार्बन का प्लेन होगा वो और जो इस कार्बन का प्लेन होगा वो डिफरेंट है। ये इस प्लेन पे है, ये इस प्लेन पे है, ठीक है दोनों ऑन द प्लेन ही, बट अगर एक माउंटेन की तरह हम इसे एज्यूम करके चले तो माउंटेन की जो पीक होती है उसका प्लेन अलग है और जो उसका फुट वाला एरिया है उसका प्लेन अलग है, ऐसा देखने को मिलता है। बट जब एक्लिप्स्ड फॉर्म है तो इस कार्बन का प्लेन और इस कार्बन का प्लेन बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों कार्बन सेम है ना। तो अगर इसके लिए ये वाला प्लेन यूज़ कर रहे हैं तो इस कार्बन के लिए भी यही प्लेन यूज़ किया जाता है। ये डिफरेंस ज़रूर पता होना चाहिए कि यहाँ पे टूवर्ड्स और अवे है, यहाँ भी टूवर्ड्स और अवे है, बट ये टॉप वाले कार्बन पे है, ये बिलो वाले कार्बन पे है। तो इन कार्बन्स को भी एक स्पेशल नेम दिया गया है। वो नेम क्या है, जो आपके पास ये टॉप वाले कार्बन होते हैं, ठीक है, ये टॉप वाले जो आपके पास कार्बन होते हैं, इन कार्बन्स को हम कहते हैं एलिवेटेड कार्बन, एलिवेटेड कार्बन। और जो हमारे पास यहाँ पे डाउन में दिए हैं इन्हें हम कहते हैं डिप्रेस्ड कार्बन, ठीक है, क्या कहते हैं, डिप्रेस्ड कार्बन। तो इन दोनों कार्बन्स का नाम दिया गया है। जो टॉप वाले हैं, माउंटेन के टॉप वाले हैं, वो एलिवेटेड कार्बन, जो ये डाउन वाले हैं दे आर डिप्रेस्ड कार्बन। और हर कार्बन पे वैसे ही है कि एक सब्स्टिट्यूएंट टूवर्ड्स, एक अवे, दो ऑन द प्लेन, ठीक है, बस दोनों का प्लेन डिफरेंट है इसलिए अलग अलग नाम दिए। दैट्स वाई आपको क्लियर होना चाहिए कि स्टैगर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्लिप्स्ड फॉर्म क्या होती है। इट मीन्स किसी रिएक्शन में आपका आंसर सपोज एक्लिप्स्ड फॉर्म में आ गया खुद से सॉल्व करने पे, बट ऑप्शन में उसने स्टैगर्ड फॉर्म दी है तो इट मीन्स इसको इसमें रोटेट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कहोगे कि दोनों फॉर्म सेम है, जैसा आंसर आया वैसे ही टिक करके आ जाओ। नो, एक्लिप्स्ड फॉर्म इज़ डिफरेंट एंड स्टैगर्ड फॉर्म इज़ डिफरेंट। तो ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखो एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है और वो होती है सिन और एंटी। ऐसी टर्म्स भी आपको कहीं पे सुनने को मिलेंगी कि दिस इज सिन डायोल, दिस इज एंटी डायोल, या सिन कोई और हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे सपोज मिथाइल है और यहाँ भी मिथाइल है। तो फर्स्ट पोजीशन पे भी और सेकंड पोजीशन पे भी जो मिथाइल है, ठीक है, अगर ये हमारे पास 1,2 डाइमिथाइल है, ये 1,2 डाइमिथाइल है, तो इस 1,2 डाइमिथाइल को मैं एक और वर्ड के साथ रिप्रेजेंट करूंगी। वो वर्ड होगा मेरे पास सिन, सिन 1,2 डाइमिथाइल। सिन वर्ड क्यों, क्योंकि दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री सेम है, और 1,2 क्योंकि एक दूसरे के, एक फर्स्ट पे है तो दूसरा सेकंड पे। ऐसे ओवरऑल नॉमेनक्लेचर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इनकी पोजीशन का रिलेशन मैं बता रही हूँ कि दोनों मिथाइल कहाँ हैं। तो सिन 1,2 डाइमिथाइल हमारे पास एक तरीके से ये रहेगा, ठीक है। एग्जैक्टली अगर मैं सेकेंड में बताऊँ, यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अगेन ये फर्स्ट पोजीशन हुई तो ये सेकंड हुई है। 1,2 पे क्या, 2 अल्कोहल, तो लिखेंगे डायोल, बट इसके स्टीरियो अबव, इसके स्टीरियो बिलो, तो ये क्या जाएगा,
एंटी, एंटी 1,2 डायोल। तो इस तरीके से हम सिन और एंटी वर्ड यूज़ करते हैं, जहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम सिन, जहाँ अपोजिट वहाँ एंटी। ऐसे ही अगर मैं इस थर्ड एग्जाम्पल को देखूँ तो इसमें अब यहाँ OH है, सपोज यहाँ OH है, ठीक है। अब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, 1 2 3, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास डायोल है, 1 3 डायोल है, क्योंकि एक OH फर्स्ट पोजीशन पे है, एक OH थर्ड पोजीशन पे है, 1 3 डायोल है। लेकिन इसकी हमारे पास स्टीरियो कैसी होगी, सिन। तो इसके साथ वर्ड रहेगा सिन 1 3 डायोल। सिन का मतलब कि दोनों की स्टीरियो बिल्कुल सेम है, फर्स्ट और थर्ड टाइप का रिलेशन है कि एक फर्स्ट है तो दूसरा उसके थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है, क्या, 2 अल्कोहल डायोल, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पे भी सपोज OH ही होता तो सेम, हमारे पास ये 1 3 ही है, 1 2 3, सो 1 3 डायोल, 1 3 डायोल, फर्स्ट पे अल्कोहल, थर्ड पे अल्कोहल, बट दोनों की स्टीरियो हमारे पास कैसी है, अपोजिट। दैट्स वाई क्या लिखेंगे हम, एंटी, एंटी 1 3 डायोल, ठीक है। सिन नहीं है, क्या है, एंटी, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे अल्कोहल, एंटी 1 3 डायोल। सो वेज रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको ये टर्म्स भी सुनने को मिल सकती है, जिसका क्लियरली मतलब है कि जिन दो ग्रुप्स की बात कर रहा है, अगर उनकी स्टीरियो सेम तो सिन, अगर उनकी स्टीरियो अपोजिट तो एंटी, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास दो टर्म्स आपको ओवरऑल, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि वेज के साथ ही मिलेंगी, ओवरऑल सुनने को मिलती हैं, वो है कन्फर्मेशन एंड कन्फिग्रेशन। कन्फर्मेशंस एंड कन्फिग्रेशन, तो ये डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कब कन्फर्मेशन, कब कन्फिग्रेशन। तो कन्फर्मेशन के लिए क्या कहा जाता है, दैट इट कैन बी अचीव्ड, इट कैन बी अचीव्ड बाय रोटेटिंग थ्रू सिंगल बॉन्ड, रोटेटिंग थ्रू सिंगल बॉन्ड। यानी सिंपल सी बात है कि किसी सिंगल बॉन्ड के थ्रू अगर आप रोटेशन कराना चाहते हो, सिस्टम फ्लेक्सिबल है, उसमें रोटेशंस पॉसिबल है, और किसी एक फॉर्म में रोटेशन देने के बाद उसकी कोई दूसरी नई फॉर्म हमें मिल जाती है, तो उन दोनों फॉर्म्स को हम कहते हैं कन्फर्मेशन। बट जब बात कन्फिग्रेशन की होती है, देन इट कैन नॉट बी अचीव्ड बाय, इट कैन नॉट बी अचीव्ड बाय सिंपल रोटेशन, इट रिक्वायर्स बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड ब्रेकेज। यानी जब आपको कन्फिग्रेशंस मिलेंगी, कोई दो सिस्टम आपस में किसी तरीके की कन्फिग्रेशन रखते हैं, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे कि कौन कौन सी कन्फिग्रेशन हम पढ़ेंगे, बट अगर कोई दो सिस्टम आपस में कन्फिग्रेशन का रिलेशन रखते हैं तो ये क्लियर है कि एक को दूसरे में चेंज करने के लिए हम सिर्फ रोटेशन की हेल्प नहीं ले सकते, हमें बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते हैं। रोटेशन के थ्रू हमें कन्फिग्रेशंस कभी नहीं मिलती, बट अगर हमें किसी सिस्टम की कन्फर्मेशन चाहिए तो वो हम सिंपल रोटेशन से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं अभी आपको देती हूँ, जैसे कन्फर्मेशन के लिए हमने अभी वेज रिप्रेजेंटेशन की बात करी थी, है ना। जैसे ये था आपके पास इथाइल, मिथाइल, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर में था OH और यहाँ पे H। अब क्या है कि इस मॉलिक्यूल में मैं अगर सपोज इथाइल की पोजीशन रखूँ फिक्स्ड, इथाइल की पोजीशन रखूँ फिक्स्ड, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इन बाकी 3 बॉन्ड्स को रोटेट कर सकती हूँ। रोटेट करने के लिए आपके पास 180 डिग्री का भी रहता है, 60 डिग्री का भी रहता है और 120 डिग्री का भी रहता है। तो इनको आपने कैसे इमेजिन कैसे करना है, इनको इमेजिन करना है एक सर्कल में, कि जो आपके पास कांस्टेंट है बॉन्ड वो ऐसे प्रेजेंट है, वो ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, उसको आपने पकड़े रखना है और बाकी जो 3 हैं उनको आपने रोटेट करना है। मतलब कन्फर्मेशन का ये आपके पास रूल है कि जब आप इस तरीके की रोटेशन देते हो तो एक को कांस्टेंट रखते हो, कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, एक बॉन्ड को कांस्टेंट रखते हो और बाकी 3 को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, ठीक है। तो इस वक्त आपके पास ये कुछ ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। सपोज कर लिया कि ये हमारे पास OH है, ये हमारे पास H है और ये हमारे पास मिथाइल है। तो मैं क्या करूँगी, मैं ये क्या मान के चल रही हूँ, इथाइल, इथाइल मान लिया ना। तो अब इसको एक गाड़ी के जैसे स्टीयरिंग होता है उसकी तरह रोटेट करने की कोशिश करना, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इस OH को लेके आती हूँ मिथाइल की जगह,
तो ये कितने का एंगल है हमारे पास, 120 डिग्री का, 120 डिग्री की रोटेशन कर रहे हैं। तो मिथाइल किसकी जगह जाएगा, हाइड्रोजन की जगह, और हाइड्रोजन किसकी जगह जाएगा, OH की जगह, क्योंकि या तो सारे को क्लॉकवाइज रोटेट कर लो या सारे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे रोटेशन के बाद क्या नज़र आएगा कि मैं OH को लेके आई यहाँ पे मिथाइल की जगह, और मिथाइल गया H की जगह, और H गया OH की जगह। तो अब आप देखो, अगर मैं इसमें रोटेशन करवाती हूँ, अगर मैं इसमें रोटेशन करवाती हूँ कितने की, 120 डिग्री की क्लॉकवाइज, तो मेरे पास इथाइल की पोजीशन तो रहेगी कांस्टेंट, ठीक है, बट मिथाइल की जगह कौन आ चुका है यहाँ पे, देखो मिथाइल की जगह कौन आ चुका है, OH, और OH की जगह कौन आ चुका है, OH की जगह कौन आ चुका है, H, OH की जगह क्या है, H, तो यहाँ पे रख दिया H, और H की जगह कौन आ चुका है, यहाँ पे मिथाइल, तो ये रख दिया हमने मिथाइल। इट मीन्स अब हमारे पास क्या हुआ कि हमने जब इसे रोटेशन दी, ठीक है, जब इसे रोटेशन दी तो ये हमारे पास कुछ ऐसे प्रेजेंट था, ऐसे सपोज करके चलो, ये आपके लिए OH था, ठीक है, ऐसे दिख जाएगा आपको, ये आपके लिए OH था, ये आपके लिए H था, और ये जहाँ पे मेरे ये हैंड्स मीट कर रहे हैं वो आपके लिए मिथाइल था। मिथाइल प्लेन वाली चीज़ टूवर्ड्स और अवे के हमेशा बीच में ही होती है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जो ये OH टूवर्ड्स में था उसे ऑन द प्लेन ले आए, तो जो मेरे पास ये चीज़ टूवर्ड्स थी इसे मैं ऑन द प्लेन लेके आ रही हूँ, ऑन द प्लेन। तो जो ऑन द प्लेन है वो देखो बाजू कहाँ को जा रही है, अवे, और जो अवे रहा होगा वो कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स। तो वैसा ही कुछ हमें यहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि ऐसी रोटेशंस भी पॉसिबल है, क्योंकि आपके ये काम नहीं आती हैं कहीं भी चीज़ें, ठीक है। दैट्स वाई मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ समझाना चाह रही हूँ कि कन्फर्मेशंस क्या है, कि अब मैं इन दोनों मॉलिक्यूल का आपस में रिलेशन बताऊँ तो इन दोनों मॉलिक्यूल को मैं कन्फर्मेशन कह सकती हूँ। क्या कह सकती हूँ, कन्फर्मेशन, क्योंकि इससे इस फॉर्म तक पहुँचने के लिए सिर्फ एक बॉन्ड को कांस्टेंट रखा गया और बाकी तीन को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है, तो ये दोनों आपस में हुई कन्फर्मेशन। बट जब बात कन्फिग्रेशन की होती है तो कन्फिग्रेशन में आप सिंपल रोटेशन से दोनों फॉर्म्स नहीं एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट कर सकते, वहाँ बॉन्ड क्लीव करना ही पड़ता है। और इसमें आप दो टाइप की कन्फिग्रेशंस आगे पढ़ोगे, एक होगा DL नॉमेनक्लेचर और एक होगा RS नॉमेनक्लेचर। तो DL नॉमेनक्लेचर भी कन्फिग्रेशंस में आता है, RS नॉमेनक्लेचर भी कन्फिग्रेशन में आता है, ये आपको बाद में बताया जाएगा। सो आई होप अब आप कहीं भी ये टर्म सुनोगे कन्फर्मेशन एंड कन्फिग्रेशन तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कन्फर्मेशंस क्या होती हैं और कन्फिग्रेशन क्या होती है, ठीक है। एक बात का आपने खास ध्यान रखना है, जिसे आप नोट की फॉर्म में लिख सकते हो, कि जब भी आप सपोज किसी फॉर्मूले से कोई वेज रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करते हो, आपको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया और उससे आप वेज रिप्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हो या किसी भी तरीके से, तो इस बात का ध्यान रखना है दैट मोस्ट ऑफ द कार्बन एटम्स शुड लाई ऑन द प्लेन। मोस्ट ऑफ द कार्बन एटम शुड लाई ऑन द प्लेन। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि जो हम ऑन द प्लेन वाली चेन को लेके जा रहे थे, ठीक है, वो प्लेन अगर हम वो वाली चेन में हम कोशिश करें तो मैक्सिमम हमारे पास जो है वो कौन से होने चाहिए, कार्बन एटम होने चाहिए, ठीक है। मतलब एक सिंपल सी बात है कि सपोज आपके पास ऐसे है, ठीक है, मिथाइल, देन CH2CH3, ये कार्बन है ना, ये OH और ये H, और एक आपके पास ऐसी फॉर्म है कि इसमें CH2CH3 टूवर्ड्स या अवे में कहीं पे प्रेजेंट है, यहाँ पे है इथाइल और यहाँ पे है यहाँ है मिथाइल और यहाँ है OH। तो इन दोनों में पूछा जाए कि कौन सी फॉर्म बेटर रिप्रेजेंट करने के लिए है या ज़्यादा स्टेबल है, सो वो फर्स्ट वन होगी। क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 कार्बन एटम प्लेन पे प्रेजेंट है, बट इसमें 1 and 2 जस्ट 2। दैट्स वाई मैंने कहा था दैट मोस्ट ऑफ द कार्बन एटम शुड लाई ऑन द प्लेन। जब प्लेन पे रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम्स तो वो बढ़िया रिप्रेजेंटेशन मानी जाती है। और दूसरी बात मैंने आपको जैसे अभी स्टैगर्ड फॉर्म या जिगजैग फॉर्म भी बताई और एक्लिप्स्ड फॉर्म भी बताई, अगर उनमें स्टेबिलिटी का कहीं पे कंसेप्ट आता है तो ये बात का ध्यान रखिएगा दैट स्टैगर्ड फॉर्म और जिगजैग फॉर्म इज़ मच मोर स्टेबल देन द एक्लिप्स्ड फॉर्म,
ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारे पास किसकी, वेज रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, अब वेज रिप्रेजेंटेशन के अलावा हमारे पास जो और रिप्रेजेंटेशंस आती हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड हम बात करेंगे सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन की। सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर आपको ध्यान में होगा तो मैंने क्या बताया था, 2 एलिमेंट यूज होते हैं। 2 एलिमेंट कौन कौन से, एक आपके पास इरेक्ट वाई अल्फ़ाबेट जैसे लिखते हैं बिल्कुल सीधा करके, और दूसरा आपके पास इन्वर्टेड वाई, यानी उसी वाई अल्फ़ाबेट को आपने उल्टा कर देना है। ठीक है, ऐसे था, अब अपोजिट कर देना है। ठीक है, तो इन्हीं 2 कंपोनेंट से मिलकर सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशंस बनती हैं। कैसे, एक आपके पास अगर इरेक्ट वाई है तो दूसरा भी इरेक्ट वाई है, एक आपके पास इरेक्ट वाई है तो दूसरा इन्वर्टेड वाई है, तीसरे में यहाँ पहले वाला इरेक्ट था ना, अब पहले वाला इन्वर्टेड होगा और दूसरे वाला इरेक्ट होगा, और डी जिसमें दोनों ही इन्वर्टेड होंगे, दोनों ही इन्वर्टेड होंगे, उल्टे वाले वाई होंगे। तो इस तरीके के 4 फॉर्म्स, 4 वेज रहते हैं सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन में। सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन में तो हम 4 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और बहुत सिंपल कॉम्बिनेशन है, 2 वाई दिए हैं, दोनों अप दोनों डाउन, या दोनों इरेक्ट दोनों इन्वर्टेड, पहले वाला इरेक्ट दूसरा इन्वर्टेड, पहले वाला इन्वर्टेड दूसरा इरेक्ट, सिंपल। अब इसमें हमारे पास ये वाई है ना इस तरीके से। सो यहाँ क्या होता है कि ऑब्जर्वर को, बिकॉज इसी के जैसे मिलता जुलता हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन भी आता है, बट उसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमारे पास ये जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड होता है ये नज़र नहीं आता, जबकि सॉ हॉर्स में क्या होता है कि ऑब्जर्वर जिस एंगल से देख रहा होता है उसको कार्बन कार्बन बॉन्ड नज़र आता है। अच्छा, एक चीज़ और नोट करने वाली है कि वेज रिप्रेजेंटेशन जैसे आपने पढ़ी तो वहाँ पे सिंगल कार्बन था, वहाँ पे भी हमने रिप्रेजेंट किया, सिंगल से ज़्यादा मल्टीपल कार्बन्स थे तब भी हमने रिप्रेजेंट किया। बट यहाँ पे एक लिमिटेशन समझ लो, या एक रूल है कि हम इसे सिंगल कार्बन एटम के साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड विथ सिंगल कार्बन एटम, बिकॉज यहाँ पे हमें मिनिमम 2 कार्बन्स तो चाहिए। बाकी अगर एक्स्ट्रा कार्बन रहते हैं तो उनको हम एज सब्स्टिट्यूएंट पुट कर सकते हैं, बट इस सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशंस को दिखाने के लिए हमें मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए। अब इसमें ये बॉन्ड हमारे लिए माना जाता है अप, ये भी अप, और ये हमारे लिए डाउन, ऐसे बनेगा ना इरेक्ट वाई, ये भी अप ये भी अप, और ये हमारे पास डाउन। ये मैं क्यों चीज़ क्लियर कर रही हूँ, बिकॉज वेज में हम टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, या ऑन द प्लेन, बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन बोलते हैं, बट यहाँ पे हमें ये देखना है कि अप है या डाउन है। ठीक है, अगर सेकंड की बात करूँ तो ये इरेक्ट वाई है तो इसमें क्या होता है, 2 अप 1 डाउन, इन्वर्टेड में 1 अप 2 डाउन, यहाँ पे 1 अप 2 डाउन, दोनों अप 1 डाउन, क्योंकि ये आपके पास इरेक्ट वाई बन रहा है ना। और अगर लास्ट की बात करूँ जिसमें दोनों ही उल्टे वाई की फॉर्म में रखे हैं इन्वर्टेड, तो 1 अप 2 डाउन, 1 अप 2 डाउन। ठीक, सिंपल है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन रहती है, जिसमें ऑब्जर्वर को कार्बन कार्बन बॉन्ड नज़र भी आता है, एज वेल ये भी ध्यान में रखना होता है कि सिंगल कार्बन के साथ इस रिप्रेजेंटेशन को हम नहीं बता सकते, मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए। और उसमें अगर आपके पास इरेक्ट वाई है तो 2 अप 1 डाउन, अगर इन्वर्टेड है तो 2 डाउन और 1 अप। ठीक है, यही खास बात का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, बाकी इसके अलावा और कुछ खास बात सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन में तो नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन है न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन है इसमें 2 हमारे पास कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स वही यूज होंगे जो अभी हम कर रहे थे, क्या, इरेक्ट वाई और इन्वर्टेड वाई।
ये 2 एलिमेंट्स तो अभी हमारे पास वही वाले यूज़ हो रहे हैं, प्लस 2 नए एलिमेंट हैं, और वो 2 नए एलिमेंट क्या हैं, एक तो डॉट और एक सर्कल। डॉट रिप्रेजेंट फ्रंट कार्बन, जहाँ पे भी डॉट नज़र आएगा मीन्स वो फ्रंट कार्बन के बारे में बता रहा है। फ्रंट कार्बन किसके लिए, ऑब्जर्वर के लिए। ऑब्जर्वर को वो पहले नज़र आ रहा है, जो डॉट से शो किया है वो फ्रंट है, और उसके बाद जो सर्कल से शो किया है वो हमारे पास बैक कार्बन, यानी जो ऑब्जर्वर को बाद में नज़र आएगा या जो ऑब्जर्वर से दूर होगा उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। सो बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ भी इन्हीं दोनों कंपोनेंट से, इरेक्ट वाई और इन्वर्टेड वाई, इन्हीं दोनों कंपोनेंट्स को फ्रंट और बैक कार्बन के साथ ज्वाइन करते हुए हमें फॉर्म्स बनानी है। और यहाँ पे भी 4 ही फॉर्म्स हमारे पास बनती हैं, जैसे 100 हॉर्स में बनी वैसे। फर्स्ट आपके पास ये है कि यहाँ ये जो लाइंस बिल्कुल सेंटर तक आ रही हैं, इट मीन्स ये फ्रंट कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट हैं, और जो सब्स्टिट्यूएंट ये सर्कल पे आके रुक गए, जो सब्स्टिट्यूएंट ये सर्कल पे आके रुक गए, तो ये क्या बन रहा है आपके पास, देखो ज़रा कैसा वाई बन रहा है, इन्वर्टेड ना। तो फ्रंट आपके पास, फ्रंट वाला है इरेक्ट, बैक वाला है इन्वर्टेड। पहला केस बन गया, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट किसके हैं, जो सर्कल पे आके रुक गए, बैक कार्बन के। जो डॉट पे आके रुके, ये सब्स्टिट्यूएंट किसके हैं, फ्रंट कार्बन के। तो ये पहला केस बना। उसके बाद इसी का अपोजिट बना देते हैं, अब फ्रंट वाला इन्वर्टेड, बैक वाला इरेक्ट। अब फ्रंट वाला इन्वर्टेड और बैक वाला इरेक्ट, ठीक है। सेकंड केस हो गया, यानी जो आपके पास यहाँ पे ये बैक सर्कल पे आके रुक गए हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट हैं आपके बैक कार्बन के, बैक कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम थर्ड की, तो उसमें क्या हो सकता है कि पहला भी इरेक्ट और दूसरा भी इरेक्ट, पहला भी इरेक्ट और दूसरा भी इरेक्ट। तो फ्रंट बैक दोनों ही कैसे हैं, इरेक्ट वाई। और इसके अलावा एक और लास्ट केस बन सकता है जिसमें दोनों ही क्या है, इन्वर्टेड, फ्रंट भी इन्वर्टेड और बैक भी इन्वर्टेड। तो बैक वाले के सब्स्टिट्यूएंट्स जो होंगे वो ऐसे सर्कल पे आके रुक जाएंगे, है ना, उनका हमें समझना है। तो फ्रंट बैक क्या है, इन्वर्टेड। सो बिल्कुल सेम है वही जो 100 हॉर्स में आपने पढ़ा। तो जैसे 100 हॉर्स में आपने देखा कि इन्हीं दोनों कंपोनेंट से मिलके बन रहा है, फ़र्क क्या है, उसमें ऑब्जर्वर को कार्बन कार्बन बॉन्ड एग्जैक्ट नज़र आता है, यहाँ पे ऑब्जर्वर को कभी भी कार्बन कार्बन बॉन्ड नज़र नहीं आएगा। ऐसा देखने से तो हमें यही लग रहा है ना कि कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है, बट ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। कार्बन के कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनेंगे ना। तो वो चौथा बॉन्ड ऐसा है जो कार्बन कार्बन के बीच में है, जो ऑब्जर्वर को नज़र नहीं आता, ठीक है। दैट्स वाई ये एक डिफरेंट आपके पास रिप्रेजेंटेशन मानी जाती है। अगर बिल्कुल सारी सिमिलैरिटी होती 100 हॉर्स के जैसे ही, तो इसको अलग क्यों बनाते, बात है ना। तो ये अलग इसीलिए आपके पास क्योंकि इसमें रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, ऑब्जर्वर के देखने का एंगल अलग है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच वाला बॉन्ड कभी भी ऑब्जर्वर को नज़र नहीं आता। एज वेल इसकी भी वही इम्पॉर्टेंट बात है दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड विद सिंगल कार्बन एटम, और इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, it cannot be represented with single carbon atom, ठीक है। तो ये हमारे पास है न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। तो न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन में वही सारी कहानी है, बस थोड़ा सा देखने का तरीका अलग है। बाकी 100 हॉर्स पढ़ लिया तो इट मीन्स न्यूमैन भी पढ़ लिया, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एंड द लास्ट रिप्रेजेंटेशन इज फिशर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फिशर रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या होता है, देखो फिशर रिप्रेजेंटेशन, फिशर रिप्रेजेंटेशन में हमें 2 कंपोनेंट्स मिलते हैं। 2 कंपोनेंट्स क्या होता है, एक हमारे पास होती है वर्टिकल लाइन और एक हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। बस एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन,
इन्हीं दोनों से मिलके हमारे पास फिशर रिप्रेजेंटेशन तैयार हो जाती है। और अच्छी बात क्या है कि ये हमारे पास सिंगल कार्बन पे भी रिप्रेजेंट की जा सकती है, एज वेल जो मल्टीपल कार्बन्स हैं उस पे भी रिप्रेजेंट की जा सकती है। ठीक है, बट इन एक्चुअल अगर इसकी 3 डायमेंशन में पढ़ें, क्योंकि ये तो हम ऐसे 2D सरफेस पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, बट अगर एक्चुअल में इसे देखना चाहें कि ये फिशर रिप्रेजेंटेशन के सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे होते हैं, तो हमारे पास ये अप में सब्स्टिट्यूएंट होता है लेफ्ट वाला, ये होता है राइट वाला, ये हमारे पास है टॉप और ये हमारे पास है बॉटम। यानी ये टॉप, ये बॉटम, ये लेफ्ट, ये राइट, ये सिंगल कार्बन की बात हो रही है जहाँ पे 4 बॉन्ड है। तो एक्चुअल में अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन समझी जाए तो वो कुछ ऐसे होती है कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे रहते हैं दोनों अप, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है उसके सब्स्टिट्यूएंट्स हमेशा रहते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरीके से डाउन, दोनों डाउन। ठीक है, तो अब हमारे पास ये तो हुआ सिंगल कार्बन की बात। अब ये यहाँ से यहाँ हमें फ्लैट स्ट्रक्चर नज़र क्यों आता है? बिकॉज सपोज ऐसे है ना, ठीक है, तो ऊपर से क्या किया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है। प्रेशर ऐसे था, प्रेशर डालते 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 वो ऐसे हो गया। वैसे जो बिलो वाले थे उनको डाउन से प्रेशर डाला, वो भी इस लेवल पे आ गए। तो जब हमें ये दिखा तो हमें फ्लैट स्ट्रक्चर दिखा, बट एक्चुअली अगर हमें समझना है कि ये सब्स्टिट्यूएंट कैसे लाई करते हैं, तो हमेशा याद रखना कि जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो हमेशा ऐसे रहेंगी, दोनों अप 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 अप, और जो वर्टिकल लाइन होगी वो हमेशा ऐसे रहेंगी, दोनों डाउन। ये तो सिंगल कार्बन की बात है, बट सपोज आपके पास ऐसे मल्टीपल कार्बन्स हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके पास ये जो टॉप वाला है और ये जो बॉटम वाला है, ये हम बिलो दिखाएंगे, ये टॉप एंड देन ये बॉटम। ठीक है, और इसके अलावा जो बीच के बॉन्ड हैं ये हम प्लेन पे ही दिखाएंगे, बिकॉज ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आधे सिस्टम को अप आधे सिस्टम को डाउन हम भेज दें। ठीक है, पूरा चेन बनाने के लिए ये जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है, जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है, ये तो ऑन द प्लेन आना चाहिए ना हमारे पास। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो टॉप वाला था इसे हम ऐसे ब्रोकन दिखाएंगे, जो बॉटम वाला था इसे हम यहाँ पे ब्रोकन दिखाएंगे। बाकी जो कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो ऑन द प्लेन रहेगा, और जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन वाले सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हमारे पास लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट सारे अबव रहेंगे। तो ये फिशर रिप्रेजेंटेशन की बात है कि फिशर रिप्रेजेंटेशन हमारे पास सिंगल कार्बन के साथ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और मल्टीपल कार्बन्स के साथ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, सिंगल कार्बन में देखना है तो ऐसे कुछ देख सकते हो, मल्टीपल में इमेजिन करना है कि एक्चुअली रहता कैसे है तो ऐसे देख सकते हो, बट इन एक्चुअल रिप्रेजेंट हम ऐसे ही करते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर से, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है, एक वर्टिकल लाइन रहती है। ठीक है, बट कुछ रूल्स हैं हमारे पास फिशर रिप्रेजेंटेशन के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपके पास है और उससे आप वेज रिप्रेजेंटेशन या कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो आप ध्यान में रखोगे कि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड लाई ऑन द प्लेन। एग्जैक्टली ये जो फिशर रिप्रेजेंटेशन है इसमें भी कुछ रूल्स हमारे पास है, तो वो रूल्स नोट डाउन कर लीजिए, काम आएंगे। देखो, रूल नंबर 1 that maximum number of carbon atoms should lie on vertical line, maximum number of carbon atoms should lie on vertical line। ठीक है, जो आपके पास 2 लाइंस बताई थी ना, ये आपके पास थी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये थी वर्टिकल लाइन। तो अगर आपको कभी डिज़ाइन करने को आएगा फिशर रिप्रेजेंटेशन में कोई भी स्ट्रक्चर, तो आप ध्यान रखोगे कि मोस्टली मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी रख पाओ वो सारे कार्बन एटम आपको इस वर्टिकल लाइन में रखने हैं। ठीक है, दूसरा है मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप शुड बी ऑन टॉप
and most reduced or less oxidized. Most reduced or less oxidized group should be on bottom. ठीक है, ये हमारे पास कहा जाता है कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप शुड बी ऑन टॉप एंड मोस्ट रिड्यूस्ड या लेस ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप शुड बी ऑन बॉटम. जैसे आपको एग्जांपल देती हूं मैं कार्बोहाइड्रेट्स का. कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है. कार्बोहाइड्रेट्स में हम क्या करते हैं, शुगर में जो CHO पार्ट होता है उसको लिखते हैं टॉप पे, जो CH2OH होता है उसको लिखते हैं सबसे बॉटम में. ठीक है, इट मीन्स CHO हमारे पास किस टाइप का ग्रुप है, इस वक्त जितने भी यहाँ पे ग्रुप हैं उन सब में मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड है. तो यही हमारे पास रूल हर जगह फॉलो किया जाता है फिशर रिप्रेजेंटेशन में कि जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड होता है उसको टॉप पे रखा जाता है. और इन सब में हाइड्रोजन का नंबर सबसे ज़्यादा इसी के पास है ना. ठीक है, एक तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बोल सकते हैं CH2OH है तो इसे हम कहेंगे यहाँ पे कैसा ग्रुप, मोस्ट रिड्यूस्ड ग्रुप हेयर. ठीक है, सब में कंपेयर करते हुए. तो बस इसी रूल को कार्बोहाइड्रेट्स में फॉलो किया जाता है. बाकी सब कहीं भी अगर लिखोगे फिशर रिप्रेजेंटेशन में मॉलिक्यूल को तो इस रूल को थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता है कि जो सारे ग्रुप्स में से सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड होगा वो टॉप पे और जो लेस ऑक्सीडाइज्ड होगा या थोड़ा रिड्यूस्ड होगा वो बॉटम पे. ठीक है, तो फिशर रिप्रेजेंटेशन में ये रूल्स को ध्यान में रखना है. ओके, ऑल राइट. सो हमारे पास जो भी रिप्रेजेंटेशंस थी, वेज डैश, फिशर, देन न्यूमैन एंड सॉहर्स, वो सब हमने स्टडी कर ली. उसके साथ जो पॉइंट्स एसोसिएटेड थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए. अब जो फर्दर बहुत बेसिक सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास एसिमेट्रिक सेंटर. सुना होगा आपने ये नाम, एसिमेट्रिक सेंटर, या फिर आप इसे दूसरा नाम जो देते हो वो है कायरल सेंटर. अच्छा, एसिमेट्री और सिमेट्री से मतलब क्या होता है? जब ये वर्ड आप सुनते हो कि एसिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है तो दिमाग में आता क्या है आपके? एक्चुअली सिमेट्री वर्ड का मतलब होता है दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन 3 डायमेंशंस. मतलब किसी भी मॉलिक्यूल को हम सिमेट्रिकल तब बोलते हैं जब उसका जो मास होता है वो तीनों डायमेंशंस में, एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशंस में बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ताकि आप उसे किसी भी एंगल से कट करो वो आपको बिल्कुल इक्वल हाफ्स में डिवाइड होके मिले. ठीक है, उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. तो सिमेट्री वर्ड का मतलब कि जिस भी मॉलिक्यूल का मास तीनों डायमेंशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन 3 डायमेंशन इज इक्वल. अगर सब तरफ बिल्कुल इक्वल है तब वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एसिमेट्रिक सेंटर की, यानी अपोजिट. इट मीन्स ऐसा सेंटर जिसके चारों तरफ सेम एनवायरनमेंट बिल्कुल ना हो, डिफरेंट एनवायरनमेंट हो. ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कार्बन एटम्स में कैसे चेक करते हैं? यहाँ हम चेक करते हैं कि कार्बन की आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है. देखो, कार्बन एटम है, कार्बन एटम की लिमिटेड हाइब्रिडाइजेशंस मिलती हैं आपको. जीओसी में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कौन कौन सी. एक होती है sp3, एक होती है sp2 और एक होती है sp. तो क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप एसिमेट्रिक सेंटर की या कायरल सेंटर की बात कर रहे हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम पे कभी भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं होता. sp हाइब्रिडाइज्ड एटम पे कभी भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं होता. कहाँ प्रेजेंट होता है? sp3 पे. बट इसमें भी 2 ऑप्शन बनते हैं. इफ़ all 4 bonds are different, if all 4 bonds are different, या if all 4 bonds are not different. ठीक है, एक कार्बन है जिसकी वैलेंसी है 4 बॉन्ड्स बनाने की, टेट्रावेलेंट है कह सकते हो, टेट्रावेलेंसी रहती है. तो अगर आपके पास उस टेट्रावेलेंट कार्बन के जो 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, चारों के चारों बॉन्ड में डिफरेंस है, एक अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग, तब हम कहते हैं कि यस,
कायरल सेंटर प्रेजेंट है। बट अगर चारों जो बॉन्ड हैं उसमें सपोज 2 आपस में सेम है, 3 आपस में सेम है या 4 आपस में सेम है, तब फिर हम मना कर देते हैं कि वो कायरल सेंटर नहीं है। तो अब क्लियरली सिर्फ एक कंडीशन ऐसी बनती है जहां एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट होता है। तो जब भी आपको चेक करना हो कि एसिमेट्रिक सेंटर है या नहीं, कायरल सेंटर है या नहीं, आपको सिंपली क्या देखना है कि वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं। अगर sp3 है तो उसके चारों बॉन्ड्स, चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है या नहीं। sp3 है और चारों बॉन्ड, चारों सब्स्टिट्यूएंट अगर डिफरेंट हैं देन यस इट इज़ कायरल सेंटर, इट इज़ एसिमेट्रिक सेंटर। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, sp है, sp2 है या sp3 होने के बाद भी चारों बॉन्ड डिफरेंट नहीं है, तो उनमें कभी भी एसिमेट्रिक सेंटर या कायरल सेंटर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे करवा देती हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज आपके पास पूछा जा रहा है कि इस मॉलिक्यूल में बताओ कायरल सेंटर कितने हैं। ठीक है, तो देखो इस मॉलिक्यूल में ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। डबल बॉन्ड पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना कार्बन की, इट मीन्स यहाँ तो हमें मिलने वाला नहीं है। बच गए हमारे पास ये sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। बट इन सारे sp3 कार्बन पे आप क्या देख रहे हो, 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। इट मीन्स क्लियरली हमें पता चल रहा है कि sp3 हाइब्रिडाइज तो है, बट उसके बाद इस कार्बन के जो 4 बॉन्ड डिफरेंट होने चाहिए उसमें से 2 बॉन्ड आपस में सेम है, 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम है, दोनों हाइड्रोजन है। इट मीन्स इसमें एसिमेट्रिक सेंटर का नंबर है 0। सपोज ये मॉलिक्यूल है अब आपके पास। ठीक है, इसमें देखो ये sp2 इसलिए कैंसिल हो गया, ये sp2 इसलिए कैंसिल हो गया, बच गए 4। ये sp3 है बट इसलिए कैंसिल क्योंकि 2 हाइड्रोजन, ये sp3 है इसलिए कैंसिल क्योंकि 2 हाइड्रोजन, ये sp3 है बट अगेन 2 हाइड्रोजन है, दोनों सेम है, इसलिए हमारे पास ये कायरल सेंटर नहीं हो सकता। चारों डिफरेंट चाहिए ना आपको। बच गया ये कार्बन। देखो इस कार्बन पे अगर एक OH है तो जो नहीं नज़र आ रहा होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन। कार्बन के 4 बॉन्ड तो पूरे करने हैं तो ऐसे ही करते हो ना, तो जो नहीं नज़र आ रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन। तो ये होगा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और चारों डिफरेंट है। क्यों, फर्स्ट OH अलग होता है, H अलग होता है, इस तरफ का जो बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, डबल बॉन्ड वाला है, और इस तरफ का बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, CH2 वाला है, डिफरेंट। इट मीन्स इसमें एसिमेट्रिक सेंटर कितने प्रेजेंट हैं, 1। इसमें एसिमेट्रिक सेंटर कितने प्रेजेंट हैं, 1। यानी अब आपको यहाँ पे कायरल सेंटर मिल रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा आपके पास जैसे सपोज ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास क्या है कि सारे के सारे ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, जहाँ भी सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो आपके पास कैसे होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बट अगर आप देखो तो जहाँ पे फ्लोरीन अबव दिया है, इट मीन्स जो हमें नहीं दिख रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन, और वो होगा डाउन में। तो हाइड्रोजन अलग, फ्लोरीन अलग, ये वाला बॉन्ड अल्कोहल वाला अलग, और ये CH2 वाला अलग। तो इट मीन्स चारों डिफरेंट हुए, तो ये एक कायरल सेंटर हमारे पास हो गया। वही चीज़ मैं दूसरे फ्लोरीन पे देखूं तो अगर फ्लोरीन बिलो दिया है तो जो हमें नहीं दिख रहा वो क्या है, हाइड्रोजन, और वो कहाँ होगा, अबव द प्लेन, अपोजिट होगा। तो फ्लोरीन अलग, हाइड्रोजन अलग, ये CH2 अलग, और ये CHOH अलग, अल्कोहल वाला अलग है, ये CH2 वाला अलग है। इट मीन्स ये भी कायरल सेंटर है। बट क्या ये OH कायरल सेंटर है, देन आंसर इज नो। तो इसमें एसिमेट्रिक सेंटर कितने हैं, सिर्फ 2, और ये OH क्यों नहीं है, देखो ध्यान से। जब आपने यहाँ पे देखा तो माना हमने कि
ये आपके पास OH डिफरेंट था, हाइड्रोजन डिफरेंट था इस कार्बन के पास, बट इस तरफ भी आपके पास CF वाला कार्बन है और इस तरफ भी CF वाला कार्बन है, और उसके आगे भी सारा एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है। इट मीन्स जब इसके दोनों तरफ की बॉन्डिंग सपोज यहाँ पे सेम होती बट यहाँ डिफरेंट होती, डिफरेंट होने का मतलब कि मान लो यहाँ पे मैं क्लोरीन रख देती, तो ठीक है, यहाँ से हम मूव किए एक बॉन्ड डिस्टेंस पे, ये सेम आ रहा था, तो हम एक और आगे डिस्टेंस पे चेक कर लेते हैं कि आगे तो डिफरेंट नहीं आ रहा, और हम फिर एक बॉन्ड आगे मूव किए तो हाँ यहाँ क्लोरीन था, यहाँ क्लोरीन नहीं था, तो मैं कहूँगी कि यस, इस तरफ वाले बॉन्ड का एनवायरनमेंट डिफरेंट है और इस तरफ वाले बॉन्ड का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। अगर आगे भी कहीं जाने पे एक एक बॉन्ड मूव करने पे मुझे डिफरेंट एनवायरनमेंट मिल जाता तो, बट यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे CF फिर CH2 और फिर दोनों एक जगह आके मिल गए। जब दोनों एक जगह आके मिल गए इट मीन्स डिफरेंट एनवायरनमेंट नहीं है दोनों साइड, तो ये दोनों बॉन्ड सेम है, इसलिए ये पोजीशन पे कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखा जाता है कि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही जगह पे रहना है। जैसे आपके पास सपोज यहाँ पे है, ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन कि कायरल सेंटर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो ये ज़रूरी नहीं होता है हमेशा कि जो डायरेक्ट अटैच्ड बॉन्ड है वहीं पे आपको चेक करना है। ठीक है, जैसे इसमें हमारे पास ऐसा हो सकता है सिस्टम में कि ये डबल बॉन्ड O मैं यहाँ रख दूँ, तो इससे क्या होगा कि ये दोनों बॉन्ड तो CH2 वाले हैं, मान लिया यहाँ सेम मिल रहा है, बट वहाँ पे रुकना नहीं है, आप फर्दर मूव कर सकते हो। ठीक है, अगर एक एक डिस्टेंस मूव करने पे, जैसे यहाँ हम एंड में एक ही जगह आके मिल गए बट हमें अलग एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो वो सेम है, बट हम एक एक डिस्टेंस मूव करने पे आगे अगर दोनों तरफ अलग अलग एनवायरनमेंट फील कर पाते हैं तो इट मीन्स वो दोनों डिफरेंट हैं। सिर्फ डायरेक्ट अटैच्ड बॉन्ड पे ही नहीं रुकना है, आगे भी मूव कर सकते हो, बस शर्त इतनी है कि अगर इस तरफ से एक डिस्टेंस पे मूव किए हो तो दूसरी तरफ भी उतने ही डिस्टेंस पे मूव करना है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन डिफरेंट, ये CH2 सेम हो गया, आगे मूव करना पड़ेगा। इस तरफ कार्बोनिल है एक डिस्टेंस पे और इस तरफ CH2 डिफरेंट हो गया ना, इट मीन्स ये बॉन्ड और ये बॉन्ड पे डिफरेंट है। और रही चौथी बात इस बॉन्ड की, तो ये तो सबसे डिफरेंट ही था, इसके पास क्लोरीन है, बाकी कहीं है नहीं, तो ये क्या है, कायरल सेंटर। एग्जैक्टली अगर इस कार्बन की बात करूँ तो इस कार्बन पे देखो आपके पास एक क्लोरीन, ये CH2 सेम है, आगे मूव करो, यहाँ मूव किए तो CH2, यहाँ मूव किए तो कार्बोनिल, इट मीन्स ये दोनों डिफरेंट हैं। और ये वाला कार्बन तो वैसे भी बाकियों से डिफरेंट ही था, इसलिए ये भी कायरल सेंटर है। तो यहाँ पे कितने एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है, 2, बिकॉज ये कार्बन हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड जिस पे कायरल सेंटर नहीं होता, ये sp3 है, बट हर कार्बन के पास दो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, ये CH2, दैट्स वाई इन पोजिशंस पे तो कायरल सेंटर नहीं है। सो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, बट येस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, छोटा सा भी डाउट रहेगा तो आगे दिक्कत करेगा बड़े बड़े टॉपिक्स में। इसलिए एसिमेट्रिक सेंटर की पहचान कैसे की जाती है वो मैंने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया। जो RS नॉमेनक्लेचर वाला आपका टॉपिक है वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि अगर आप कायरल सेंटर पहचान पाओगे तभी तो आगे RS कर पाओगे, अगर कायरल सेंटर और एसिमेट्रिक सेंटर ही नहीं पहचान पाए फिर RS करने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, दैट्स वाई ये छोटे छोटे टॉपिक्स को आपने अच्छे से क्लियर कर लेना है। ओके।